दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि दोस्तों गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का सेशन है भारतीय संविधान की टोटल अनुच्छेद और भाग। ठीक है, आप लोग देख आप लोग देखिए। भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 है भारत। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन के मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। इसमें अपना नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, लेकिन सब एक अंदर ही रहेगा, इस क्षेत्र के अंदर ही रहेगा, यानी भारत के अंदर ही रहेगा। तो अनुच्छेद 1 है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 कहता है किसी देश को टुकड़ा या भारत में मिलना चाहता है तो वो भारत में मिल सकता है, लेकिन भारत से कोई टुकड़ा बाहर नहीं जा सकता। अनुच्छेद 3 कहता है भारत के किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं और क्षेत्र बदल सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है संसद जब कानून बनाएगी तो अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग जब करती है संसद, तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं। भाग 2 क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान बना तो उस समय भारत के लोगों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान था। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। कब तक? जब तक संविधान बना नहीं है। 19 जुलाई 1948 तक वो भारत आ सकते थे। अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः पाकिस्तान से अगर भारत आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन कब तक? 19 जुलाई 1948 तक या 26 नवंबर 1949 के पहले, यानी संविधान बनने से पहले। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे अनुच्छेद 8 विदेशी भ्रमण या नौकरी। अगर आप विदेश भ्रमण करने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 है नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि तब तक आप कोई अगर देशद्रोही काम नहीं करते हैं, जब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। किसके? तो यह गृह मंत्रालय के परामर्श पर। किसका? गृह मंत्रालय के परामर्श। ठीक है। आगे चलते हैं। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है भाग 3 कहता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया। मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? यूएसए से, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 कहता है
मूल अधिकार की राज्यों को परिभाषित किया गया है। राज्य मतलब बिहार झारखंड नहीं, जैसे रत्ना हो गया, टाटा हो गया, जियो हो गया, ये सब एक अपना राज्य है। इसमें एम्प्लॉयर है, सभी है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब होते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। अल्पीकरण के मतलब क्या होता है कि आपका अगर मूल अधिकार है और आपके मूल अधिकार से अगर किसी दूसरी को बाधा पहुंचता है तो आपका मूल अधिकार सीमित कर दिया जाएगा, यानी अल्पीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है। मूल अधिकार मुख्य रूप से पहले 7 प्रकार के थे, अभी 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले पहला मूल अधिकार देखते हैं कि पहला अधिकार क्या है। समता या समानता का अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। 14 से 18 तक, कब तक? 14 से 18 तक। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। जैसे आप अगर विदेश से भी आते हैं, विदेशी नागरिक है, तो आपके लिए भी विदेशी नागरिक है और भारतीय नागरिक है, तो आपके लिए कानून समान है। आपको जो दंड यहाँ के लोगों को मिलेगा वही दंड वहां के लोगों को भी मिलेगा। ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण यानी कानून का संरक्षण समान तरह से होगा। यह यूके से लिया गया यानी इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी में आप आरक्षण पाते हैं, आरक्षण वो अनुच्छेद 16 ही कहता है। जैसे एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला है अनुच्छेद 16 के तहत। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं वैसे स्थान पर जो सरकारी स्थान है, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, या कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, गंगा स्नान हो, वहां पे आप छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। जैसे पहले था लॉर्ड का उपाधि था, नाइटहुड का उपाधि था, केसरी का उपाधि देता था अंग्रेज लोग, ये सब नहीं ले सकते हैं। आप अब सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं, सेना के क्षेत्र में ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर की उपाधि ले सकते हैं। सेना के क्षेत्र में जनरल, मार्शल, कर्नल, ये सब ले सकते हैं। दूसरा जो मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 19 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता है या इसमें बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, और 3 में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4 में क्या है? कहीं घूमने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 5 में क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। और 6 में था पैतृक संपत्ति, जिसे हटा दिया गया है। और 7 में था निवास करने की स्वतंत्रता। और 7 में था जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद 19 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, या आप धरना देते हैं, पुतला जलाते हैं कहीं पे, तो वो आपको 19 कहता है। आप बोलते हैं, खुले मंच से भाषण करते हैं, तो आपको 19 धारा अनुच्छेद 19 आपको स्वतंत्रता देता है। 20 कहता है अपराध सिद्ध, अपराध और अपराध सिद्ध के इस संबंध में स्वतंत्रता। इसमें 3 प्रकार के दिया गया।
ठीक है। पहले आपको अगर कोई व्यक्ति या पुलिस गिरफ्तार करता है, अपराध मतलब चोरी किए हो, और अपराध सिद्ध मतलब उससे संरक्षण। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करता है तो पहला है कि आप जानकारी ले सकते हैं कि मैंने किस जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी जानकारी पाना। दूसरा है कि आप वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर तीसरा है कि कर भी लिया तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आप जिस तरह से जिए, जिस तरह से कपड़ा पहने, अपना जीवन साथी चुनने का हक है। जीवन साथी चुनने का हक है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और दैहिक में क्या होता है? अंतिम क्रिया, यानी स्वतंत्रता के साथ अंतिम संस्कार करना, ये भी अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। आगे कहता है अनुच्छेद 22 कहता है क्या कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें भी 3 प्रकार के आपको 4 प्रकार के दिया गया। पहला, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए। दूसरा है कि एक अच्छा वकील रखने का। और तीसरा है कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और चौथा है नजरबंद, निवारक निरोध अधिनियम। अगर आपसे खतरा है जुलूस में तो आपको पुलिस गिरफ्तार करके 3 स्थान पर रख सकती है, या आपको जेल भेज सकती है, या थाना में रख सकती है, या किसी 5 स्टार होटल में रख सकती है। अगला जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम या बेगारी पर प्रतिबंध। बलात् श्रम के मतलब होता है कि आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। बंधुआ, किसी को बंधन में नहीं रख सकते, काम करवा नहीं सकते, वो स्वतंत्र है। आप मजदूरी देकर काम करवा सकते हैं, या उसके इच्छा के अनुसार आप काम करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम, यानी 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गया, ये सब में आप काम, जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक कहा गया, 28 तक। ठीक है। आगे देखते हैं 25 से 28 क्या कहता है। कहता है 25, अनुच्छेद 25 अंतःकरण। अंतःकरण के मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है। सिख जो है, सिख पगड़ी बांध सकता है, कृपान, कंघा और कच्छ और कड़ाई। सिखों जो दाढ़ी रखता है, मुस्लिम जो दाढ़ी रखता है, ये सब अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आप धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। 27 कहता है चंदा पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी धार्मिक कार्य के लिए जो चंदा हुआ है उस पर टैक्स सरकार नहीं लेगी। ठीक है। 28 कहता है सरकारी धन से, जैसे जो सरकारी स्कूल है या सरकारी धन से जो संस्था चल रही है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जैसे मदरसा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आप उसको पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए थी, लेकिन लोग मदरसों में धार्मिक शिक्षा देते हैं। ठीक है। आगे जो 5वां मूल अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण।
अल्पसंख्यक लोग जो भारत में है उनकी संस्कृति को बचाना, क्या बचाना? संस्कृति, 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 संस्कृति को बचाना, उनकी जो धरोहर है उनको बचाना, ठीक है। और 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण करना, और शिक्षा के लिए उन्हें जीविका वो चला सकता है, कोई पाठशाला खोल सकता है, ठीक है। और जो अनुच्छेद वही जो छठा था, पैतृक संपत्ति, इसे हटा दिया गया। 44वां कमेंटमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो अभी छठा जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? रिट। सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं अनुच्छेद 32 के तहत जारी करते हैं, और जो हाई कोर्ट होते हैं अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, मतलब देश की सुरक्षा को देखते हुए संसद, मीडिया, सेना और गुप्तचर के मूल अधिकार में कमी किया गया है। मूल अधिकार में कमी किया गया है। क्यों कमी किया गया है? कि जैसे ताज होटल पर जब अटैक हुआ था तो मीडिया लोग, ताज होटल पर हमला हुआ था तो मीडिया लोग सबसे पहले वहां दिखाना शुरू कर दिए थे। आतंकी अंदर टीवी में भी देख रहा था कि कैसे कमांडो आ रहा है। इसी देखते हुए सेना, मीडिया, गुप्तचर लोगों को मूल अधिकार में कमी किया गया। आगे है अनुच्छेद 34 सेना कानून, जहां पे मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ लागू होता है, वहां पे लोगों को आना जाना थोड़ा बंद हो जाता है, और जो 19 का अधिकार दिया गया है वो भी समाप्त हो जाता है वहां पे, ठीक है। लेकिन 2021 समाप्त नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकार को लागू होने की विधि या चर्चा, मूल अधिकार को कैसे लागू कराना है इसका वर्णन किया गया। आगे जो भाग है वो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक वर्णन है। इसमें राज्य को अधिकार दिया गया है कि ये सब लागू करें। अगर नहीं भी करते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे जिस तरह से देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि डीपीएसपी यानी भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्यों का परिभाषित किया गया है, ठीक है। जिस तरह से अनुच्छेद 12 था उसी तरह से 36 है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि न्यायालय द्वारा नहीं लागू किए जाने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं, राज्यों के द्वारा लागू नहीं किए जाने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जो 38वां है अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण, यानी राज्यों के कल्याण के लिए, लोगों को कल्याण के लिए राज्यों का यह आदेश है कि आप तरह तरह के स्कीम लाए और लोगों को कल्याण करें। अनुच्छेद 38 कहता है समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वह स्त्री हो वह पुरुष हो, अगर काम करता है तो उसे समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है अनुच्छेद 39 कहता है 39 के ए में क्या कहता है? निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता है
कि गरीब लोगों को सरकार निःशुल्क में विधि सहायता करेगी, वकील रखेगी। 40 है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्ध लोग को वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा लोगों को विधवा पेंशन और विकलांग लोगों को दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 42 कहता है प्रस्तुति सहायता एवं मनोचित दशा। प्रस्तुति सहायता क्या होता है कि अगर कोई महिला वर्कर है और वह गर्भवती है तो उसे बच्चा देने से पूर्व 3 माह छुट्टी दिया जाएगा और उसे वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है कुटीर उद्योग, लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए राज्य का यह अधिकार है कि अपने लोगों के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग का प्रबंध करे। अनुच्छेद 43 के ए कहता है, ए पहले जान जाए, जितना बड़ा ए है वो सब 42वां कमेंटमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। तो इसमें कहता है उद्योग प्रबंधन के कामगारों की भागीदारी है, काम देना राज्य का अधिकार है लोगों को। 43 के ख कहता है सहकारी यानी सरकारी फंड से जो सरकारी द्वारा संस्था चलाया गया। अनुच्छेद 44 क्या कहता है समान सिविल संहिता, मतलब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही यूसीसी लागू है। अभी कहाँ लागू है तो गोवा राज्य में लागू है। महिलाओं को जो डिवोर्स होता है उससे वेतन भत्ता दिए जाने का उससे संबंधित। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य देखना, जो 6 वर्ष से कम बच्चा है तो उसे टीकाकरण करना है, दवाई देना है, ये सब राज्यों का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जब 6 वर्ष से ऊपर हो जाए और 14 वर्ष से नीचे है तो उसे प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 46 कहता है एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार या शराब प्रतिबंध, इसी में आंगनबाड़ी को पोषाहार मिलता है बच्चों के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 47 के तहत ही। आगे है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कृषि एवं पशुपालन एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, यानी दुधारू पशु को आप हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मार सकते हैं। अनुच्छेद 48 की क्या कहता है पर्यावरण वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना, यानी पेड़ पौधा लगाना सरकार का अधिकार है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय जो धरोहर है जैसे लाल किला, ये सब, इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया, ये सब राष्ट्रीय स्मारक है, इसकी सुरक्षा करना राज्य का अधिकार है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी यही विदेशी अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है, यही विदेशी अनुच्छेद कहा जाता है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 भागों में बांटते हैं। बड़े लोगों की बोल है, 3 भागों में बांटते हैं। जैसे गांधीवादी, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जी के द्वारा कि अनुच्छेद 40, 43 के ख, 46, 43 और 48 एक गांधीवादी अनुच्छेद है। और समाजवादी पंडित नेहरू जी ने कहे थे कि यह 38, 39, 39 के क, 41, 42, 43, 43 के क और 47 इस समाजवादी अनुच्छेद समाज के लिए काम करता है। और वैदिक या उदारवादी अंबेडकर जी ने कहे थे, अंबेडकर जी ने कहे थे कि अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 के क, 49, 50, 51 ये क्या है उदारवादी। ठीक है। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी व समाजवादी
दोनों के अनुदेश पर कार्य करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर भाग 4 में चलते हैं। भाग 4 कहता है मूल्य कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है, 51 के क में है। यह यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, जिसे संयुक्त सोवियत संघ, जिसे अभी रूस के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ से लिया गया था। और अनुच्छेद 51 के क में जो है पहला संविधान में 0 कर्तव्य था, लेकिन जब 42वां कमेंटमेंट एक्ट 1976 में आया तो इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक जोड़ा गया, जो टोटल 11 हो गया। एक किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो ये हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर हुआ था। देखिए, जो 11वां लास्ट में जोड़ा गया, वो कहा गया कि अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए, अर्थात स्कूल भेजे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है भाग 5। भाग 5 में संघ है, संघ, और इसमें अनुच्छेद, यही सबसे बड़ा भाग है, इसमें 100 अनुच्छेद और इसी में सभी जितना बड़े बड़े लोग हैं ये सब आ जाते हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 52 ये राष्ट्रपति से संबंधित है। क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित है। इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक। प का नी, को का दुगो दशम। देखिए, प से पद, क से कार्यकाल, कार्यकाल नहीं, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। नि से निर्वाचन, को से कोटा, कोटा होता है। क से कार्यकाल होता है और दो से दोबारा बन सकते हैं। यो से योग्यता होता है और द से दशा होता है और स से शपथ होता है और म से महाभियोग होता है। यहाँ से जाइए 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। ठीक तरह इसी तरह से होता है ट्रिक। चलिए आपको अनुच्छेद से दर्शन कराते हैं। राष्ट्रपति, हमारे अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू, ठीक है, मुर्मू है। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक है होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? वो पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम होते हैं। अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन, तो निर्वाचन में देखिए कौन कौन भाग लेता है। पहला, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, कौन? निर्वाचित सदस्य। और दूसरा में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कहता है 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति का कोटा। और अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर 57, अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनः दोबारा निर्वाचन, पुनः निर्वाचन।
अरे भारत के राष्ट्रपति जितना बार चाहे, जितना बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं उतना बार बन सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यता, योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति की। देखिए योग्यता क्या है। पहला है कि वह भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। दूसरा है, दूसरा में क्या है, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण किया हो, यानी 35 वर्ष पूरा हो गया हो। तीसरा है लोकसभा के सदस्यता बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है। दशा या शर्त क्या है। पहला है कि वह पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया नहीं हो। दूसरा है वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। आगे अनुच्छेद 60 कहता है, अनुच्छेद 60 चलते हैं तो 60 कहता है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं, महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा। ठीक है। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति को आकस्मिक हटाना, यानी आकस्मिक राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। आगे है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आ गए तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। तो उपराष्ट्रपति का भी एक ट्रिक होता है, उ स रा नी का चूस। ठीक है। देखिए 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। देखिए उसे उपराष्ट्रपति, स से सभापति, र से राष्ट्रपति, नि से निर्वाचन, का से कार्यकाल, का से कार्यकाल और चो से चुनाव और स से शपथ। देखिए ट्रिक देख लिए। अब आगे चलते हैं। 63 कहता है उपराष्ट्रपति के पद का चर्चा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 64 कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है और राज्यसभा के उपसभा, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसे वेतन दिया जाता है। 65 है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब देखिए अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उनका पद कौन चलाएगा, तो वो राष्ट्रपति चलाएगा, तो वही कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। निर्वाचन 66 कहता है निर्वाचन, निर्वाचन की चर्चा है, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, इस सभी के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा नहीं, विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण से, पद ग्रहण से, जब पद ग्रहण करते हैं तब से 5 वर्ष होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, 68 में है कि चुनाव, अगर राष्ट्रपति के बीच में मृत्यु हो जाता है या पद छोड़ देते हैं किसी कारणवश, तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा और 6 माह तक वो राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 69 कहता है शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, तो वो राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है। आगे अनुच्छेद है 70। 70 कहता है आकस्मिक रूप से हटाना, उपराष्ट्रपति को आपातकालीन हटाना है तो अनुच्छेद 70 का प्रयोग करके हटा सकते हैं। अनुच्छेद 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में चुनाव में विवाद हो गया है तो वह मामला कहां जाएगा,
वह सुप्रीम कोर्ट में मामला सुलझेगा। ठीक है। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी फांसी की जो सजा कौन माफ कर सकते हैं, तो वो सिर्फ है महामहिम राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 73 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद के गठन होंगे और वो प्रधानमंत्री के सलाह से हो। 75 कहता है मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे या पीएम की नियुक्ति, क्या है पीएम की नियुक्ति। आगे चलते हैं, देखिए 76 में क्या है, महान्यायवादी यानी भारत के एक महान्यायवादी होंगे। महान्यायवादी इस सरकारी वकील होते, सरकारी कार्यकाल को देखते हैं महान्यायवादी। 77 केंद्र सरकार के कार्यों की संरचना, केंद्र सरकार के कार्य को संरचना दिया गया है। और अनुच्छेद 78 कहता है कि पीएम का यह कर्तव्य होगा कि मंत्री परिषद की जानकारी राष्ट्रपति को दे, जो मंत्री परिषद की बैठक की जो सूचना हुआ है वो राष्ट्रपति के दे। आगे है संसद। संसद क्या संसद, अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। भारत में एक संसद होंगे, संसद उनका दो होगा, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इनमें जो लोग होते हैं उनका आयु 30 वर्ष से ऊपर होते हैं और इन्हें बूढ़ों का सदन कहते हैं। इन्हें शिक्षित सदन कहा जाता है, यहाँ शिक्षित लोग होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और वैज्ञानिक के क्षेत्र। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 81 लोकसभा की चर्चा। लोकसभा को निचली अदालत कहते हैं, निचली अदालत कहते हैं और निचला न्यायालय कहते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष होती है। इन्हें युवाओं का सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है और यह जनता का सदन कहा जाता है, जनता के सदन, क्योंकि जनता के द्वारा लोकसभा में भेजे जाते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, वो हटा दिया गया है। अनुच्छेद 82 में क्या है, कहता है अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद जब जनगणना होती है तो राज्यसभा में सीटों का समायोजन होगा। अभी राज्यसभा में सीट 2026 में बने। ठीक है। अनुच्छेद 83 कहता है सदन की अवधि की चर्चा है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जो सदन है उसकी चर्चा है। अवधि जैसे लोकसभा का 5 साल कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 तिहाई सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और ऐसे 7 वर्ष तक होता, 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष तक होता है। आगे अनुच्छेद 84 क्या कहता है, इसमें संसद की योग्यता का चर्चा है। संसद की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत के नागरिक होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 85 कहता है सत्र का आहूत एवं सत्रावसान करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में है, यानी सत्र बुलाएंगे राष्ट्रपति। आहूत मतलब बुलाना और सत्रावसान मतलब करना, भंग करना। ठीक है। अनुच्छेद 86 कहती है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जब नया नया चुनाव होता है तो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। उनका तैयार कौन करता है, तो वो मंत्री परिषद करते हैं। और 87 में कहता है विशेष अभिभाषण, क्या है,
विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है कि सदन के मंत्री तथा महान्यायवादी की विशेष प्रावधान, महान्यायवादी। अनुच्छेद 89 कहता है इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा में एक सभापति, सभापति कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति की चर्चा है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय, संसद के सचिवालय का वर्णन है अनुच्छेद 98 में। और अनुच्छेद 99 में कहता है सांसदों की शपथ की चर्चा है। जो सांसद होते हैं उनकी शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? तो वो पीएम, ठीक है। और 100 में है गणपूर्ति, या जिसे कोरम कहता है, कोरम, कोरम कहा जाता है। कोरम में 1/10 सदस्य होते हैं। आज का सेशन यहीं तक रह देते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम अधिक हो गया है। आप लोग गुरुकुलम ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस तरह से आपका वीडियो अगला पार्ट 2 आएगा जिसमें 101 से 200 तक अनुच्छेद सारा वर्णन होगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।